चलो चालू की क्या पढ़ना? हो गया पढ़ के? सारी चीजें दी हुई है, क्या क्या खर्चा लगने वाला है। आया ना तो बता, हुआ पढ़ के? अच्छा निकालना क्या है? बिल्कुल, किससे परचेज करना है हमको? सप्लायर एक्स को ऑर्डर देना है या वाई को ऑर्डर देना है? बस यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है, ध्यान देना। हमें कौन से वाले सप्लायर को ऑर्डर देना है ये पूछा है। और प्रैक्टिकली बताऊं तो ऐसा तो हमने कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं कि भाई किस सप्लायर को हमको ऑर्डर देना चाहिए, ऐसा कोई अलग से टॉपिक तो है नहीं। तो क्या करोगे आप, सोचो सर। ठीक है, कौन आदमी अच्छा है तो कैसे जानेंगे आप कौन सा? चलो ठीक है, देखते हैं। तो एक बार मैं रीड करवा देता हूँ। सप्लायर एक्स क्या है? सप्लायर एक्स जब आप लोगे तो रेट लगेगा आपको 2 रुपये ईच, मतलब जो भी रहेगा ईच यूनिट रहेगा, जितना भी एक यूनिट का आपको 2 रुपये लगेगा। फिर वो ट्रेड डिस्काउंट भी देगा उसी पे 10% का, कैश डिस्काउंट भी देगा 5% का, पर उसमें कंडीशन है। कैश डिस्काउंट टर्म्स एंड कंडीशन होता है ना कि इफ ओनली इफ बिल्स आर पेड विद इन अ फोर्टनाइट आफ्टर रिसिप्ट। मतलब अच्छा, कैश डिस्काउंट मिलता कब है? प्रॉम्प्ट पेमेंट होता है तो वो सप्लायर बताएगा ना कि 2 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो ही दूंगा, या 2 महीने के अंदर पेमेंट करोगे तो ही आपको कैश डिस्काउंट दूंगा, तो वो सप्लायर बताएगा। तो कितना बताया यहाँ पे? फोर्टनाइट मतलब 14 दिन। 14 दिन फोर्टनाइट मतलब अगर विद इन 14 डेज जब आपको रिसिप्ट हुआ ना, विद इन अ फोर्टनाइट आफ्टर रिसिप्ट, जब आपको मटेरियल रिसिप्ट हुआ वहां से अगर आप 14 डेज के अंदर पेमेंट कर देते हो तो आपको 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, पर हम कैश डिस्काउंट को क्या करते हैं? हर्ष बोलेगा ना प्लस होता है ना माइनस होता है, क्यों ऐसा? सही बोलेगा लड़का। देखो हम लोग पढ़े थे मॉड्यूल में था ये टॉपिक। ट्रेड डिस्काउंट को क्या करोगे? माइनस करोगे नहीं करोगे? ठीक है, क्वांटिटी डिस्काउंट क्यों करते हो माइनस? क्योंकि मैंने एक सेंटेंस बोला था उस टाइम जब हम पढ़ रहे थे, ये डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जस्ट बिकॉज आप क्वांटिटी परचेज कर रहे हो। तो भाई आप परचेज को अगर ऐड करते हो तो परचेज से रिलेटेड जो खर्चे हैं उसको भी ऐड करते हो। ये तो डिस्काउंट है तो माइनस करोगे, और वही डिस्काउंट माइनस कर दो ना जो आपको परचेज करने के लिए मिलेगा। भाई डिस्काउंट क्यों मिला? मैंने परचेज किया। वो डिस्काउंट क्यों मिला? मैंने परचेज किया, इसीलिए मिला है। कैश डिस्काउंट क्यों मिला है? परचेज करने की वजह से मिलता है क्या? प्रॉम्प्ट पेमेंट करने की वजह से मिलता है। समझ आ गया? तो उसको तो हम इग्नोर करते हैं, मॉड्यूल ऐसा हमको सिखाया है, चाहे तो पलट के देख लो। ठीक है, 5.13 के आसपास था, 2.13। तो कैश डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट माइनस होता है, कैश डिस्काउंट को इग्नोर किया जाता है। ठीक है,
तो देखते हैं कुछ और हो सकता है तो। उसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिया हुआ है 1 रुपये पर 100 यूनिट्स, ठीक है। इसको क्या करोगे, हाँ मतलब जो भी खर्चा अमाउंट तो निकल जाएगा, उसके बाद क्या करोगे, उस अमाउंट को ऐड कर देंगे, ये होगा प्रेजेंट लोकेशन तक लाने का खर्चा है ट्रांसपोर्ट। वैसे अगर वाई का देखेंगे तो वाई तो आपको सस्ते रेट में देगा, एक्स जहाँ पे 2 रुपये देगा था, वाई आपको देगा 1.8 ईच अप टू 1000 यूनिट्स, 1.6 फॉर ऑर्डर्स अबव 1000। दो रेट है उसका, वाई का 2 अलग रेट है कि अगर 0 से लेके 1000 तक मंगाओगे तो 1.8 का वो रेट लगाएगा, और 1000 से ऊपर मंगाओगे 1000 और अबव तो आपको 1.6 लगेगा। 1000 और अबव तो 1.6 का आपको रेट लगेगा, और ज़्यादा कम हो जाएगा, क्वांटिटी डिस्काउंट हुआ मतलब ये, ठीक है। तो 1.6 को ही कंसिडर करेंगे अगर 1000 से ज़्यादा मंगाओगे तो। हाँ, आगे दिया हुआ है 6% इंटरेस्ट पर एनम आपको देना पड़ेगा, ये सब खर्चे का बात बता रहे हैं ना, तो 6% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, विल बी एडेड इफ बिल्स आर नॉट पेड विद इन अ फोर्टनाइट आफ्टर रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। उसका क्या मतलब हुआ, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जितना अमाउंट आप पे नहीं करोगे 14 डेज के अंदर, जितना भी अमाउंट, ऐसा नहीं है कि पूरा अमाउंट पे नहीं किया, जितना अमाउंट आपने पे नहीं किया होगा कुछ पोर्शन, उसका 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो अमाउंट तो निकाल लेंगे, ऐड होना चाहिए, लेस होना चाहिए या इग्नोर होना चाहिए, वो बताओ क्यों, एबनॉर्मल नहीं है क्यों, तो उसी को तो एबनॉर्मल बोलते हैं, ठीक है फिर नहीं होगा ऐड। अभी आंसर मत देखो, मैं बताऊंगा सब चीज यहाँ पे कैसा है। हाँ नॉर्मली अभी मेन चीज बाकी है, क्वेश्चन का ट्विस्ट अभी बाकी है। अगर मैं नॉर्मली एकदम क्वेश्चन पढ़ूं कि अगर आपको पूछेगा वैल्यू ऑफ मटेरियल निकालो तो ये ऐड नहीं होगा। भाई इंटरेस्ट आप क्यों पे करोगे, प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन तक लाने के लिए पे किए क्या, AS2 को मत भूलो ना, ठीक है कॉस्ट भूल गए वो मैं याद दिला दूंगा, AS2 तो मत भूलो। क्या इन्वेंट्री को लाने तक का खर्चा आपको लगता है ये इंटरेस्ट, नहीं, वो तो आपकी गलती थी, आपने टाइम के अंदर पे नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट लग गया, पेनल्टी है ये एक टाइप का, पेनल्टी है कि अगर आप डिले पेमेंट कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो ब्रैकेट में अच्छा बुक तो है नहीं, यहाँ पे पेनल्टी लिख सकते थे, ऐड नहीं होगा, फाइन्स एंड पेनल्टी टाइप से हो गया ये, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिए हुए 3 रुपये पर 100 यूनिट्स, तो ये ऐड हो जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस लाने तक का खर्चा, ठीक है। देखा जाए तो एक्स से महंगा है, एक्स 1 रुपये लेगा था पर 100 यूनिट्स, वाई 3 रुपये लेगा पर 100 यूनिट्स, ठीक है। आगे आते हैं अज्यूमिंग दैट 5000 यूनिट्स आर रिक्वायर्ड एवरी मंथ, ये हमारा एक्चुअल बता दिया कि हमको एक्चुअल में 5000 यूनिट्स हमको चाहिए टोटल, हर महीने चाहिए, एंड दैट क्वालिटी एंड अदर कंडीशंस ऑफ सप्लाई आर द सेम, जो क्वालिटी है एक्स और वाई में जो भी वो माल सप्लाई करते हैं क्वालिटी सेम है, अदर कंडीशन सेम है। ऑफर योर कमेंट, आपको अपना कमेंट बताना है एज टू होम परचेस ऑर्डर कैन बी इशूड, आपको बताना है अपने हिसाब से कौन से बंदे को आप ऑर्डर प्लेस करोगे, और ये भी बता दिया है द फैक्ट्री पेज 50% ऑफ इट्स टोटल मंथली बिल एवरी फोर्टनाइट, मतलब फोर्टनाइट में देखो अगर आप फोर्टनाइट में पेमेंट कर देते हो तो एक्स आपको क्या देता है, हाँ अगर आप फोर्टनाइट में पेमेंट कर दे रहे हो तो एक्स आपको कैश डिस्काउंट देगा, मतलब इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया फोर्टनाइट में पे करने का पॉजिटिव एस्पेक्ट कि आपको एक्स कैश डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। और नेगेटिव क्या है, जो बाकी पैसा पे नहीं किया तो 50% ही पे किया ना, तो उस 50% पे जो आपने पे कर दिया है उस पे एक्स आपको डिस्काउंट देगा, और जो बाकी का 50% आपने पे नहीं किया और इनकेस अगर वाई से मंगाते तो वाई आपसे पेनल्टी ले देता, 6% पर एनम के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा ले लेता, ठीक है। तो वो ध्यान देना, वहाँ पे काम आएगा। बट मेन चीज़ तो क्वेश्चन में ये पूछा है ऑफर योर कमेंट, आपको सिर्फ कमेंट पास करना है एज टू होम परचेस ऑर्डर कैन बी इशूड, ठीक है। तो नॉर्मली तो मैंने बता दिया क्या प्लस माइनस होगा। वापस से आप लोग बताओ कैश डिस्काउंट को मैंने क्या सिखाया, कैश डिस्काउंट को क्या किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा, ठीक है, ये माइनस कर। उसके बाद मैंने इंटरेस्ट का क्या बताया, इंटरेस्ट को क्या करना चाहिए, हाँ हाँ कभी नहीं बताएगा ना,
वही वही तो बताया हूँ अभी। ठीक है, कैश डिस्काउंट हमने क्या सीखा कि इग्नोर करना चाहिए, तो यहाँ पे लेस कर रहा है। ठीक, उसके बाद इंटरेस्ट वाइज जो आपसे इंटरेस्ट लेगा एक्स्ट्रा पैसा, आपकी गलती थी, पेनल्टी लगा एक टाइप से। पेनल्टी को नॉर्मली क्या किया जाता है, मॉड्यूल के हिसाब से इग्नोर किया जाता है ना, दैट इज एन एबनॉर्मल कॉस्ट। कोई पेनल्टी फाइन लगता है, कोई आपने नॉन कंप्लायंस किया, रूल्स तोड़ दिया, फाइन लग गया, तो उसको आप कॉस्ट में नहीं जोड़ सकते, मतलब ऐड नहीं कर सकते। इसने ऐड किया है इंटरेस्ट, तो अब बताओ क्यों? दोनों काम किया, जो दो काम नहीं करना चाहिए था वो दोनों किया। हाँ ठीक है, जो हमने टॉपिक पढ़ा है वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट, आपको वैल्यू निकालने बोला क्या कि कैलकुलेट द टोटल वैल्यू या टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम ईच सप्लायर, ऐसा नहीं बोला है। आप ऐसे बोलता हूँ, ये सेंटेंस आपको दिया रहेगा तो वो करोगे। अगर क्वेश्चन बोलता कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मटेरियल या कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड फ्रॉम ईच टाइप ऑफ सप्लायर, दोनों सप्लायर से जो मटेरियल खरीद रहे हो उसका वैल्यू निकालो, कॉस्ट निकालो, तब हम करते कैश डिस्काउंट को इग्नोर करते और इंटरेस्ट को भी इग्नोर करते। ठीक है, और यहाँ पूछा ऑफर योर कमेंट, आपको कमेंट पास करना है कि कौन से सप्लायर को हमको ऑर्डर देना चाहिए, तब तो आप सप्लायर का हर एक पॉइंट कवर करोगे। कैश डिस्काउंट है तो माइनस करोगे, इंटरेस्ट है तो ऐड करोगे। सप्लायर का बंदा पूछे ना कौन से वाले को देना चाहिए, तो हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीज़ कंसिडर करेंगे, कैश डिस्काउंट भी और इंटरेस्ट भी। ये समझ आया? ठीक है, अब कैलकुलेशन आप लोग चालू करो। ठीक है, बिना देखे आया ना? ठीक है, हाँ भाई का पाएगा मैंने उसको किए 14 अपॉन, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, 14/12 क्यों करोगे? हाँ चलो, जो भी इंटरेस्ट आएगा, हाँ मल्टीप्लाई किससे कर गए हो, मतलब 1 महीने का निकाला गया। क्यों? क्या आप 1 महीना डिले पेमेंट करते हो? हाँ, बिल तो महीने का होता है, 5,000 भी हम पूरा महीने का ऑर्डर करते हैं, पर 50% आप दे देते हो, पहले 50% निकाले। ठीक है, और ये जो है ना 1/12 नहीं होगा, लो मैं बता देता हूँ, मुझे ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। 14/365 होगा, क्योंकि हम आधा तो पेमेंट वही तो बताया 50% ऑफ इस टोटल मंथली बिल। क्या टोटल आपने पे नहीं किया? नहीं, टोटल का 50% आपने पे नहीं किया विदिन फोर्टनाइट, 50% पे कर दिया, बाकी का 50 पे नहीं किया, तो मतलब वो अगले फोर्टनाइट में पेमेंट हो जाएगा ना। इंटरेस्ट आपको खाली 14 दिन का लगेगा। अभी जो आपने पेमेंट नहीं किया विदिन पहला वाला फोर्टनाइट, तो अगले फोर्टनाइट तक आप पेमेंट कर दोगे उसको। ठीक है, एक बार निकालो सब लोग, अपना अपना चालू हो जाओ और डाउट बताते जाओ। स्लैब रेट नहीं लगाएंगे, नहीं, टैक्स नहीं है ना। 9.37, अच्छा ये ना, हाँ ये बंदा क्या किया होगा, मेरे को याद है इसका, 1/24 इसलिए करेगा है, 1/24 कर देगा तो ये आता है 41666। ये क्या किया है, फोर्टनाइट को पहले तो 15 दिन मान के चला है और साल भर में 360 दिन मान के चला है। 360 इज ओके, 360 चलता है, बहुत जगह कॉस्ट में यही करता है, मैंने पहले भी बताया। चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 15 तो कतई नहीं होगा, गूगल में देख लो, फोर्टनाइट मतलब 14 डेज होता है, चलेगा। ठीक है, अच्छे से टेबल बनाओ, पर्टिकुलर्स एक्स वाई कॉपी में करो अच्छे से, टाइम देगा। हाँ, पर्टिकुलर्स एक्स वाई, अच्छा वैसे फेयर में थोड़ा सा ये कैसा है वो, ठीक है, इतना थोड़ा अच्छे से दिखा दे।
चलो 3 मिनट का समय है, फटाफट खत्म करो। एकदम हाथ सीधे चलाओ, नहीं समझ आएगा तो मैं पूछूं। चलो हो गया।
हो गया, अगला पढ़ो चिंता। ओके, एक्स और वाई का पहला आंसर आएगा ये। तो बताओ किसको ऑर्डर प्लेस करोगे? वाई को। खत्म करो, सेंटेंस लिखना नीचे। सेंटेंस नहीं लिखोगे, कंक्लूजन नहीं लिखोगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। लिखना पड़ेगा thus the order should be placed to supplier Y because total amount in case of supplier Y is less than X. ठीक है, सभी का हुआ ये वाला। बाद के लिए ऐसे मत रखना पेंडिंग डाउट है, अगर किसी एक को भी है तो बाद में पूछेंगे, बाद के लिए मत रखना, जो आएगा तुरंत पूछना। ऐड होकर दिखा दो पहले। ठीक है। जो मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। पेमेंट नहीं किया, ऐसा है क्या? 50% पेमेंट बोला था, फैक्ट्री बेस 50%, फैक्ट्री बेस 50% है, सैलरी हर 50% और इसका 50% है, 80% पाएगा ना। हम लोग ने समय में करना पड़ेगा 40 अब ये नाम है 40 का 60 कर दो और जो है 60 भी दिया था और उसमें अभी कुछ नहीं बताया 360 दे दिया 40 का 360 इसको आगे जैसे कैश डिस्काउंट के लिए भी हम आधा किए होंगे ना पहले, तब एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट माइनस कर लेते हैं तो उसका आधा नहीं होता, आधा पेमेंट हो जाता है, उसमें कैश डिस्काउंट आधा पेमेंट नहीं होता है तो उस पे इंटरेस्ट। उसके बाद सेंटेंस लिख देना कि हम वाई से मंगाए।
ठीक है, 2.3 देखो फटाफट, इस टाइप का मॉड्यूल में भी था। और बातचीत कहाँ पहुंचे? ठीक है, अगला। इसमें पूछा है ना कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, तो अब सारे लॉजिक वही लगेंगे। जैसे अगर पिछले क्वेश्चन से ही इसको कंपेयर करूं, पिछले क्वेश्चन से अगर कंपेयर किया जाए तो कैश डिस्काउंट इग्नोर होगा, इंटरेस्ट इग्नोर होगा, जो नॉर्मल मॉड्यूल में सीखे वही होगा। कॉस्ट निकालने बोला है। चालू कर दिए सब लोग ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ परचेज तो हमको दिया हुआ है 3000 और 2400, ये कॉस्ट ऑफ परचेज है। देखो 150 kg ऑफ मटेरियल एक्स हमने परचेज किया 25 kg में, मतलब 150 इंटू 20 हो गया 3000। वैसे ही वाई का हमने 100 kg परचेज किया 24 में, तो 2400 उसका अमाउंट हो गया। ये हो गया कॉस्ट ऑफ परचेज दिया हुआ है, जो एडलेस होगा इसी में होगा। तो अगला दिया है ट्रेड डिस्काउंट। बताओ ट्रेड डिस्काउंट को क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। 180 दिया हुआ है तो 180 माइनस कर देता हूँ दोनों में से, या आधा आधा 90 माइनस कर देता हूँ दोनों में से। तो कैसे? कौन से रेशियो? अमाउंट के रेशियो में ही क्यों, क्वांटिटी के में क्यों नहीं? अमाउंट में मिलता है, बिल्कुल एकदम सही। तो 180 को आप बांट दोगे अमाउंट के रेशियो में, डिस्काउंट हमेशा अमाउंट में मिला जाता है भाई, इतने अमाउंट का ले गए हो इतने का डिस्काउंट मिलेगा। तो 180 को आप बांटोगे 3000 और 2400 के रेशियो में, ठीक है। हाँ 6 से काटोगे तो 5:4 आ जाएगा। 180 को 5:4 में बांटोगे, 9 से डिवाइड करोगे 20, तो ये 100 और ये 80, हाँ ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट तो हो गया, उसके बाद अलग से 3 खर्चे और दिए हुए, तो लाइन से बताते जाओ। कॉस्ट ऑफ कंटेनर क्या होगा? ठीक है। कैरेज, कार्टेज एंड कैरेज, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, सब हो जाएगा। अच्छा लास्ट में टर्म्स भी दिया हुआ है। पहला 5% का कैश डिस्काउंट, क्यों? एबनॉर्मल नहीं बोलेंगे, हाँ परचेस करने की वजह से नहीं मिलता है ना। कैश डिस्काउंट क्यों मिलता है? प्रॉम्प्ट पेमेंट करने की वजह से मिलता है, परचेस करने के लिए नहीं मिलेगा। तो हम परचेस कॉस्ट में उसको बिल्कुल भी कहीं पर भी शो नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर रिटर्न वैल्यू ऑफ कंटेनर को क्या करेंगे? बताओ माइनस करेंगे। रिटर्न वैल्यू है ना, कंटेनर को आप रिटर्न करोगे 9 रुपये वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो करते जाओ फटाफट। किसके? हाँ बिल्कुल, पर उसमें आपको एक बता भी दिया, अगर मैं यूनिट्स के हिसाब से बांटूँ भी,
हाँ रुको मैं बता देता हूँ, दो तरीका है, देखते हैं अगर दोनों में सेम आता है तो अच्छी बात है। ज़्यादा बेटर सबसे बेस्ट क्या है पता है, 25 kg आपको बता दिया कि भाई एक कंटेनर का जो, हाँ सेम आएगा, दोनों में सेम आएगा, ठीक है। आप लोग ने बोला हाँ क्वांटिटी के रेशियो में बांट दो, तो भी वही मतलब है। ज़्यादा एग्जैक्ट क्या है पता है, नंबर ऑफ कंटेनर उसको निकाल के दिखाओ भाई कितना होगा। हाँ जैसे अगर नंबर ऑफ कंटेनर दिखाए 150 डिवाइड 25, इसका आप 6 कंटेनर मंगा गए हो, ठीक है, और 100 डिवाइड बाय 25, इसका आप 4 कंटेनर मंगा रहे हो, एक ही मतलब है, रेशियो तो एक ही होगा। 150:100 लो या 6:4 लो, एक ही मतलब है। हाँ लिख दो। उसको सेट ऑफ करके भी दिखा सकते हो, बट अभी मत करो, अगले क्वेश्चन में आपको समझ आएगा। सेट ऑफ करके भी दिखा सकते हो तो भाई आप क्या करोगे 120 में से माइनस करके दिखा सकते हो। अच्छा रिटर्न वैल्यू जो दी हुई है, रिटर्न वैल्यू ऑफ कंटेनर 9 रुपये ईच दिया हुआ है, तो 9 रुपये ईच क्या 6, और ये भी 4 भी तो है, इसका 10 अपन बोल सकते हैं, इसका 6 आया था ना, हाँ इसका 4, टोटल 10 कंटेनर हुए, ठीक है। तो 10 कंटेनर का टोटल रिटर्न आपको मिलेगा कितना पैसा, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात देखो, रिटर्न वैल्यू दिया हुआ है कंटेनर 9 रुपीज ईच, और 90 मिल जाएगा, अगर 10 कंटेनर मंगाओगे 90 रुपये वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग की मर्जी है, 120 का जो ये कॉस्ट आपको पहले लगेगा, पर बाद में रिटर्न भी मिल जाएगा 90 रुपीज़। तो 90 को सेट ऑफ करने के बाद आप चाहो तो 30 रुपये को भी बांट के दिखा सकते हो, वही क्वांटिटी के रेशियो में 30 रुपये बांट सकते हो नेट ऑफ करने के बाद। ज़्यादा बेटर है ऐड और लेस अभी अलग अलग दिखाओ, अगले क्वेश्चन में आपको क्लियर होगा। 54 36 90 ना, हाँ ठीक है ना, वही बता रहा हूँ, ऐड अलग से करो, लेस बाद में अलग से करना, अगले क्वेश्चन में और क्लियर होगा। ऐसा क्यों करें, बोलेंगे सर टाइम पास, नेट ऑफ करके सीधे 30 को दिखाते हैं, आंसर सही आएगा बट प्रेजेंटेशन मैटर करेगा, अगले क्वेश्चन में आपको समझ आएगा। तो मैं अलग दिखा देगा, ऐड करूँगा कॉस्ट ऑफ कंटेनर, ठीक है तो ये जाएगा 72 और 48, ठीक। उसके बाद कार्टेजन कैरेज ऐड होगा, आप लोग ने बताया, पर बांटूंगा कैसे, 150 को कैसे बांटूंगा, कार्टेज एंड कैरेज, हाँ नहीं, कार्टेज एंड कैरेज क्या होता है, मतलब क्या होता है इसका, हाँ तो गाड़ी वाला क्या लेगा आपसे, अमाउंट के हिसाब से नहीं लेता, क्वांटिटी के हिसाब से लेता है हमेशा। जब भी गाड़ी का भाड़ा लगेगा कहीं भी जाकर पूछ लेना ना, भाई मेरे को ये माल इधर से इधर पहुंचाना है, सबसे पहले पूछेगा इसका क्वांटिटी कितना माल है, केजी टन कितना है वो बताओ, अमाउंट से उसको फर्क नहीं पड़ता, केजी से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो 150:100 वही आपका, चाहो तो 3:2 बोल दो, नाइन्टीज़ का तो मतलब 60s का, ठीक है। फिर ऑक्टोबर ड्यूटी भी ऐड होगा, 1% बोल तो दिया है, 1% किसका निकालोगे, अब ये सोचो, ऑक्टोबर ड्यूटी ऐड होगा, ठीक है, टोटल 54 है, वो भी ठीक है। आपको बता दिया ना 1%, ज़्यादा बेटर ये है, मतलब उसको रेशियो में बांटने की कोशिश मत करो, 1% निकालने की कोशिश करो। तो 1% आप निकालोगे किसका, कौन सा, मतलब 3000 और 2400, हाँ बिल्कुल भाई, कभी भी दिक्कत है बैक कैलकुलेशन कर लो ना, आप लोग ये तो कर सकते हो। भाई जो 54 रुपीज़ है वो कितने परसेंट के बराबर है, 1% के बराबर है, तो 100 कितना हो जाएगा देख के कर लो, 5400 होगा, मतलब ये जो 54 रुपीज़ इसने निकाला है वो 5400 का निकाला है, और 5400 क्या था, टोटल परचेस कॉस्ट था। तो अब इंडिविजुअल परचेस कॉस्ट है 3000 और 2400, उसका 1% निकाल लो, देखना वो भी टोटल 54 ना, वो भी 54 हुआ ना, x का 30 होगा, y का 24 होगा, हो गया 54 टोटल। आपको मालूम है कि ये जो 1% आया है, मतलब 1% निकालने के बाद वो 54 आया है, वो 1% किसका होगा, 5400 का होगा, जो कि है कॉस्ट ऑफ परचेज, तो हम भी उसी का निकालेंगे 3000 का और 2400, ठीक है। और चाहो तो ये भी बोल सकते हो ऑक्टोबर ड्यूटी है, अमाउंट के रेशियो में बांटा जाता है,
जितना वैल्यू का गुड्स मंगाते हो उस पर ऑक्टेवर ड्यूटी लगता है, ठीक है। आईफोन मंगाओगे तो ज़्यादा लगेगा, टेस्ला मंगाओगे तो और ज़्यादा लगेगा, ठीक। तो हाँ, इसके बाद लास्ट में लेस हो जाएगा रिटर्न वैल्यू ऑफ कंटेनर, बात खत्म फिर तो। कैरेज कभी परसेंट में नहीं देता, कभी परसेंट ऐसा थोड़ी बोलते हैं मैं 10% का भाड़ा लूँगा, 10% किसका, रिटर्न वैल्यू ऑफ कंटेनर। हाँ, तो 9 रुपये ईच कंटेनर बोला था, तो एक्स का हमने 6 कंटेनर मंगाया, 6 × 9 54, और 6 इंटू उसका वाई का 4 कंटेनर था, तो आपका हो जाएगा 36, जो कि लेस होगा। बस खत्म क्वेश्चन, फिर लोग होगा प्लस माइनस। थ्री 3038 2416। ये है आपका टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। और यही पूछा था क्या क्वेश्चन में? नहीं, क्या पूछा है? पर यूनिट पूछा है, तो जितने उसका यूनिट्स है 150 और 100 उससे आप डिवाइड कर दो, इसी में दिखा सकते हो, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी 150 kg 100 kg, ठीक है। तो आपका आ जाएगा कॉस्ट पर केजी, ये तो 24.16, $20.25 पर केजी, ठीक है। 24.16, ठीक है। चलो खत्म करो फटाफट। क्या चीज़? बिल्कुल। चलो हो गया, अगला पढ़ो, अगला तो और मस्त है। सबका हो गया क्या ये वाला? तो अगला क्वेश्चन मैं पहले ही बता दूं, ये तो गलत हो जाएगा आप लोग से। जीएसटी के बाजू में लिख देंगे हम लोग आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि अगेन ये सीएमए का क्वेश्चन है, सीएमए की मॉड्यूल में है ये क्वेश्चन, तो उन लोग का अलग असम्पशन चलता है ना, वो ऐड कर देगा। मतलब हम लोग क्या करते हैं, मतलब जीएसटी का क्या होता है ट्रीटमेंट, क्या देखना होता है हमको? देखना तो यही होता है आईटीसी अवेलेबल है कि नहीं। तो अगर आईटीसी अवेलेबल है तो क्या करना चाहिए जीएसटी को? आईटीसी अवेलेबल होने का मतलब क्या है कि जितना आउटपुट जीएसटी आपने पे किया है उतने का ही पूरा आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो भाई जितना हमने पे किया है रिटर्न फाइल करने के बाद आपको उतना पूरा मिल जाएगा, तो इसको इग्नोर करो। तब उसको इग्नोर किया जाता है इफ आईटीसी इज अवेलेबल। अगर आईटीसी हमको अवेलेबल होता है तो हम जीएसटी को इग्नोर करते हैं, क्योंकि जितना आउटपुट आपने पे किया उतना इनपुट आपको मिल जाएगा, ना पैसा गया ना कुछ पैसा आया, तो इग्नोर करो उसको, ठीक है। बट अगर आईटीसी अवेलेबल नहीं है तो मतलब इस नहीं है का मतलब क्या है कि जितना आउटपुट आपने पे किया बस हो गया, खत्म, वो आपकी जेब से गया और वापस कभी नहीं आएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ही नहीं है, मतलब वापस कभी नहीं आएगा। जो आउटपुट आपकी जेब से गया वो गया, मतलब कॉस्ट लग गई ना, आपकी कॉस्ट लग गई तो क्या करोगे, उसको ऐड कर दोगे, दैट इज अ कॉस्ट जो प्रेजेंट कंडीशन तक लाने का है। उसके बिना आप बिना जीएसटी के कैसे ला पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोला है जीएसटी 10% ऑन रॉ मटेरियल, 5% ऑन ड्रम, तो दो अलग अलग है, ठीक है। दोनों में आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, ये मान के सॉल्व करना।
तो चलो ये लोग, वैसे भी ये शायद लास्ट है इस टॉपिक का। हाँ ये छोटा सा ये तो कैलकुलेटर में हो जाएगा। तो ये वाला पूरा आप लोग बनाओ, A to Z पूरा आप लोग पढ़ो, फाइनल आंसर भी निकालो बिना देखे ना। इसका भी आंसर दिया है, मैं आंसर स्कैन नहीं करूँगा अगली बार से। बनाओ अभी, चलो बहुत कुछ है इसमें निकालने का। अच्छा बात करके बनाओ, ऐसा नहीं बोला। स्लैब रेट नहीं लगेगा, सीधा आपको देखना है कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा। तो जो 1200 केजी है अलग से दिख जाएगा, हाँ इस कैटेगरी में फॉल करेगा तो बस 1200 इंटू 20। ठीक है, कॉस्ट में कभी भी स्लैब रेट नहीं लगता, वो टैक्स में लगता है।
इनवॉइस मतलब क्या होता है? बिल। बिल में जो भी वैल्यू दिखेगा उसका 5 कितना 2.5% इंश्योरेंस के लिए बोले ना, नेट इनवॉइस वैल्यू। तो कंटेनर चार्जेस और ट्रेड डिस्काउंट सिस्टम करता है। हाँ, और बताओ फ्रेट का आएगा नहीं आएगा, वो सोचो। फ्रेट का ये आएगा तो हाँ 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 बिल्कुल एकदम सही। तो मतलब क्या क्या ट्रेड डिस्काउंट हुआ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंटेनर, और जीएसटी भी इंक्लूडेड रहेगा। इनवॉइस में तो जीएसटी भी जुड़ा होता है हमेशा, है ना। 3 चीज़ों का इफेक्ट दिखेगा, ट्रेड डिस्काउंट जो कि माइनस होगा, चार्ज ऑफ कंटेनर ऐड होगा, जीएसटी भी ऐड होगा, और फिर इनवॉइस वैल्यू आएगा उसका 2.5% इंश्योरेंस, फ्रेट बाद में अलग से। हाँ एडलेस होने के बाद ही, बट क्या क्या एडलेस होने के बाद वो मैटर ही करता है। नहीं होगा। हाँ ऊपर अब देखो मैं बताता हूँ, परचेस कॉस्ट तो आप लोग निकाल लिए होगे 1200 इंटू 20 के हिसाब से 24,000 आपका परचेस कॉस्ट सबसे पहले आप वो लिखे होगे, है ना। फिर उसमें आप क्या किए ट्रेड डिस्काउंट माइनस की 20%, ठीक है। उसके बाद आपने एडिशनल चार्ज फॉर कंटेनर जोड़ा होगा, मैं सीधा फाइनल अमाउंट बताता हूँ। हाँ तो वही अमाउंट तो बताऊँ, इंटू आपका 10, हाँ 480 आपका कॉस्ट ऑफ कंटेनर हुआ होगा, है ना, उसको आपने जोड़ा होगा, और उसका रिस्पेक्टिव जीएसटी। हाँ इसलिए वही तो बोला ना, बताते जाता हूँ। कॉस्ट ऑफ कंटेनर कितना बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है? 10 रुपये लगेगा पर ड्रम, ठीक है। तो कितने ड्रम मंगा गए हो वो आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा ये बता दिया कि जो पर ड्रम है, पर ड्रम की कैपेसिटी है 25 केजी। अगर आप पूरा लाइन पढ़ोगे तो एडिशनल चार्ज फॉर कंटेनर एट, ठीक है 10 रुपीज पर ड्रम है, पर ड्रम ऑफ 25 केजी, मतलब एक ड्रम में 25 केजी आता है। और आप कितना केजी मंगा गए हो? हाँ मतलब 48 नंबर ऑफ ड्रम्स हुआ। हम 1200 केजी मंगा रहे हैं टोटल, जिसमें से डिवाइडेड बाय एक ड्रम में 25 केजी आएगा, तो डिवाइड करने से आपका नंबर ऑफ ड्रम निकलेगा कि भैया 48 ड्रम्स मंगा रहे हो, और एक ड्रम मंगाने का कॉस्ट होता है 10 रुपीज़ पर ड्रम बोला है, तो इंटू ₹10 के हिसाब से 480 आपका कॉस्ट ऑफ कंटेनर लग जाएगा। इसको ऐड कर दोगे, ठीक है। और देखो मैं इसे बना के बताते जाता हूँ। सबसे पहले आप परचेस कॉस्ट लिखे होगे 1200 केजी इंटू 20 रुपये, तो वह 24,000। फिर माइनस की इसमें ट्रेड डिस्काउंट 20% का, 20% नहीं हो गया 4800, माइनस की है तो 19,200, ठीक है। हाँ इसके बाद आपने एडिशनल चार्ज ऑफ कंटेनर जोड़ा, तो मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, कंटेनर का खर्चा 480 आपने जोड़ा, ठीक है, और जीएसटी जोड़ेंगे, है ना। मैंने लिखवा दिया ITC इज नॉट अवेलेबल, तो 100% अब तो जोड़ेंगे। तो जीएसटी आपको दो चीज़ों पर लगेगा, ठीक है, मैं ऐड तो कर दिया, ये लो जीएसटी दो चीज़ पे लगेगा, 10% ऑन रॉ मटेरियल और 5% ऑन ड्रम, दोनों की वैल्यू पे अलग अलग है, ठीक है। तो 10% निकालूंगा रॉ मटेरियल पे, बट रॉ मटेरियल का कौन सा, मतलब कौन सा अमाउंट हो, बिफोर ट्रेड डिस्काउंट या आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग सीखे हैं बहुत बार, हमारी कहानी चालू होती है ट्रेड डिस्काउंट के बाद। कोई बोलेगा कितने का मटेरियल परचेज किया, तो 19,200 बताओगे ना। तो जीएसटी जो लगेगा 10% ऑफ 19,200, जो कि मटेरियल का कॉस्ट है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, और ड्रम पे बोले 5%, तो 5% ऑफ 480, हाँ 480। अब यहाँ पे देखो ट्विस्ट की बात यह है, अगर आप यहाँ पे नेट ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे जो रिटर्न मिलने वाला है, रिटर्न कहाँ है, नहीं दिया हुआ, हाँ ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग नेट ऑफ करके आप नहीं दिखा सकते ना, अगर आप नेट ऑफ करके दिखाओगे
जीएसटी 5% किस पे लगाओगे, क्योंकि बोले 5% ऑन ड्रम, जितने भी आप मंगाए उस पर जीएसटी लगेगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना भाई, अलग अलग दिखाओ, क्योंकि नेट ऑफ करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। नेट ऑफ करने के बाद उस पर जीएसटी लगा लोगे आप लोग गलती से, तो पूरा गलत हो जाएगा, है ना। तो वो ध्यान देना है। क्रेडिट अलाउड है, आपको मिलेगा बाद में 8 रुपये पर ड्रम, तो उसको हम बाद में अलग से माइनस करेंगे। और क्योंकि इंश्योरेंस भी तो है, इंश्योरेंस भी क्या बोलता है 2.5% ऑन नेट इनवॉइस वैल्यू, तो क्या इनवॉइस में ही आप, इनवॉइस मतलब बिल होता है, तो क्या वो बिल में ही आपका कॉस्ट ऑफ कंटेनर रिटर्न माइनस होकर दिखता है क्या कभी? नहीं। अभी तो मटेरियल मंगा गए हो तो बिल में जो मंगाने का खर्च है वो जुड़ा रहेगा। अब कंटेनर तो अपन बाद में रिटर्न करेंगे ना, तो वो बाद में उसका अलग से वो इनवॉइस में थोड़ी दिखेगा। जो आप मंगा रहे हो इनवॉइस बिल में थोड़ी आपका रिटर्न ऑफ कंटेनर लिखा रहेगा, इसलिए आप रिटर्न को एकदम अलग से बाद में माइनस करना। यहाँ पे नेट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, अलग से दिखाओ ज़्यादा बेटर है। इनवॉइस प्राइस आ गया, उसमें अपन क्रेडिट ऐड कर देंगे, इंश्योरेंस ऐड कर देंगे, क्रेडिट माइनस कर देंगे। ठीक है, और फिर आपको स्क्रैप वैल्यू भी दिया हुआ है। हाँ, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, इसको ये सब भी दिया हुआ है, बहुत कुछ वो भी करना पड़ेगा। स्टोर ओवरहेड आर डायरेक्ट 5% ऑफ टोटल परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल। हाँ, जो भी टोटल परचेस कॉस्ट आएगा वही आएगा सब, जो आप जो जहाँ तक आप बोले ना वो सब करने से परचेस कॉस्ट आ जाएगा। देखो करता हूँ मैं, आगे आता हूँ। ये आपका 1920 हो गया, ये 24 हो जाएगा। ठीक, इन सबको ऐड करोगे तो नेट इनवॉइस वैल्यू आएगा। इनवॉइस समझो ना प्रैक्टिकली, देखो कितना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इनवॉइस वैल्यू मतलब आपको बस ये सोचना है बिल में क्या क्या चीज़ें आपको दिखेगी। ठीक है, बिल में आपका मटेरियल का कॉस्ट दिखेगा आफ्टर रिटर्निंग डिस्काउंट, कंटेनर का खर्चा और उन दोनों का रिस्पेक्टिव जीएसटी, बस और कुछ नहीं दिखेगा। इंश्योरेंस तो हम अभी निकालेंगे। ठीक है, फ्रेट आपका अलग से, फ्रेट बिल में थोड़ी ना फ्रेट जुड़ा होता है, और ना ही आपका ये क्या बोलते हैं रिटर्न ऑफ कंटेनर, ये सबको पता होना चाहिए। तो चलो जोड़े 19,200 नहीं, फ्रेट आप ट्रांसपोर्टर को दोगे ना, सप्लायर को थोड़ी दोगे। सप्लायर जिस बंदे से आप मटेरियल ले गए हो वो अलग, और जो ट्रांसपोर्टर है जो ट्रक चला के आएगा वो अलग, आप पैसा उसको अलग से दोगे। ये तो ऐसा भी होता है ना कई बार कि भाई आप अपना लेके आओ, अपना ट्रांसपोर्टर, तो वही आप अपना ही लेके आ गए हो, क्योंकि लिखा है, ये देखो यहाँ लिखा है टोटल फ्रेट पेड बाय द परचेसर। तो जो बंदा परचेस कर रहा है वो अपना खुद ट्रांसपोर्टेशन का संभालेगा। ठीक है, मतलब सप्लायर आपको नहीं देगा ट्रांसपोर्ट करके। अगर सप्लायर देता, सप्लायर अगर ये फैसिलिटी देता कि हम आपके माल तक पहुंचा के देंगे, तब ऐड होता इनवॉइस में, बट अब नहीं होगा क्योंकि परचेसर अपना खुद देखेगा। 1920 और 24 21624 ये आया। ठीक है, नेट इनवॉइस वैल्यू आ गया, तो इसमें आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। इंश्योरेंस निकाल सकते हो 2.5% ऑफ नेट इनवॉइस वैल्यू, और उसमें फिर आप अलग से फ्रेट भी जोड़ सकते हो। गया ना, इनवॉइस वैल्यू तो आ गया। अब जो जो बचा है उसको कंप्लीट करते जाएंगे फटाफट। तो ऐड कर देता हूँ इंश्योरेंस, इसी का 2.5%। $540.6 है, लिख दो, ये मत करो राउंड ऑफ, 6.6 है ना, चलेगा। हाँ, और फ्रेट भी जोड़ देते हैं अब तो सब जुड़ जाएगा ना। इनवॉइस तक बस हमको संभल के चलना था, इनवॉइस आ गया, अब तो आप फटाफट कर सकते हो। 219.4 ठीक है, कितना जोड़े अब? नॉर्मल अब नॉर्मल लॉस बचा है और आपका स्टॉक्स ओवरहेड बचा है। मैं इतना ऐड कर देता हूँ, फिर इसके आगे फिर आप लोग बताओगे। $22,384 यहाँ तक आ गए। अब क्या करना चाहिए? चलो सोचो सब लोग आगे। मैंने इंश्योरेंस और फ्रेट जोड़ दिया, आ गया। अब क्या करना चाहिए? ठीक है, उसके बाद टोटल परचेज कॉस्ट आ जाएगा, तो उसमें स्टोर ओवरहेड ऐड कर देंगे 5%। बिल्कुल। तो चलो माइनस करते हैं इसमें रिटर्न ऑफ कंटेनर। कंटेनर जब आप रिटर्न करोगे तो ये देखो, क्रेडिट अलाउड ऑन रिटर्न ऑफ कंटेनर 8 रुपये पर ड्रम। कितने ड्रम मंगाए थे? 48 इंटू 8 आपका पूरा वापस हो जाएगा पैसा 384। ठीक है, 384 अपना माइनस हो जाएगा।
हाँ, तो इसको हम बोलेंगे 22,000 को हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड। और इसके आगे अब आप स्टोर ओवरहेड जोड़ोगे तो देखो बोला भी है, इसी का निकालने बोला था, स्टोर्स ओवरहेड अप्लाइड एट 5% ऑन टोटल परचेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्सक्लूडिंग स्टोर्स ओवरहेड। हाँ, तो एक्सक्लूडिंग ही तो है, इसमें कहाँ इंक्लूड है? ये 22,000 में आपका स्टोर्स ओवरहेड इंक्लूड है क्या? नहीं है, एक्सक्लूडेड है। तो अभी इसलिए तो इंक्लूड करना है, तो इसी का निकालना है 5%, वही बता गया। तो प्लस कर देंगे स्टोर्स ओवरहेड 5% ऑफ 22,000 तो हो जाएगा 1100, मिला के 23,100। अब आगे बताओ, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ बचा है अभी। क्या करना चाहिए बताओ? ऐसे पूछते जाता हूँ मैं एक से। हर्ष आप बताओ, नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है पूरा? नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट ये होगा कि हमारा यूनिट तो कम हो जाएगा लेकिन अमाउंट और प्राइस वही रहेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से प्राइस भी वही रहेगा, प्राइस वही रहेगा, मतलब मल्टीप्लाई करने पे उसका अमाउंट बढ़ेगा। मतलब ऐसे नॉर्मली जो उसका अमाउंट रहता है प्राइस, वो 100 रुपये की वजह से नॉर्मल रहेगा। अगर उसका अमाउंट 110 हो गया तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। हाँ, प्राइस बढ़ जाएगा ना, जैसे आप बोले सेम रहेगा, अमाउंट सेम रहता है, नीचे क्वांटिटी कम हो जाएगी तो फाइनल जो प्राइस आएगा वो बढ़ जाता है। हाँ, तो कब बढ़ेगा? जब अमाउंट उतने का उतना रखोगे, ऊपर जो न्यूमरेटर आएगा, मतलब ये न्यूमरेटर में आएगा ना, ये आपका कॉस्ट है, 23,100 आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल है फाइनल, ये फाइनल अमाउंट है। तो इसी का, इसको आप डिवाइड किससे करोगे अब बताओ? सीपीयू निकालने का एक फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था, कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या था इशिका? फॉर्मूला था, लिखवाया था, छोटा सा ही हो जाता है, याद रखना है, छोटा छोटा। हाँ मुस्कान, टोटल कॉस्ट, इसमें माइनस क्या होता है आगे भी? स्क्वायर वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, सिर्फ नॉर्मल लॉस की स्क्वायर वैल्यू आप माइनस करोगे, ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, जितना भी आपने मंगाया है, हमने यहाँ पे 1200 मंगाया है, माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। याद रखो इसको, ये आगे बहुत जब तक में काम आएगा। सीपीयू का ये फॉर्मूला था, टोटल कॉस्ट जो भी रहेगा माइनस स्क्वायर वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, क्योंकि नॉर्मल लॉस की वजह से ही आपको अपना कॉस्ट बढ़ाना है ना, तो अपन उसी को घटा के दिखाएंगे। टोटल यूनिट्स में भी यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस ही माइनस होगा, जिससे आपका सीपीयू आ जाएगा। तो चलो इसमें वैल्यू पुट की जाए, 23,100 आपका टोटल कॉस्ट है, माइनस स्क्वायर वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। सवाल है नॉर्मल लॉस है कितना केजी में, वो तो बताओ कितना है नॉर्मल लॉस? देखो 5% ऑफ व्हाट? बिल्कुल, जितना क्वांटिटी आप मंगाओगे, कितना क्वांटिटी मंगा गए थे स्टार्टिंग में ही बता दिया था, 1200 केजी मंगाओगे, तो 1200 केजी का 5%, 60 यूनिट्स, 60 तो केजी है, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे स्क्रैप वैल्यू 5 रुपये से, इंटू 5 किए, 300 आपका स्क्रैप वैल्यू हुआ, यहाँ उसको माइनस किए, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, वही 1200 यूनिट्स, यहाँ चलो केजी बोले ना, हम भी केजी लिखेंगे, 1200 केजी माइनस 60 केजी, 23,100 रुपीज़ से, ये रुपीज़, इससे आपका सीपीयू आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? माइनस 300 डिवाइडेड बाय 1140, 20 आ गया, कितना अच्छा नंबर है, एकदम राउंड फिगर है, 20 रुपये पर केजी अभी आपका प्राइस माना जाएगा, फाइनल प्राइस। ठीक, अच्छा पूछा गया क्या? पहला हमको सबसे पहले पूछा था टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, तो वो तो यही आ गया, यही तो है टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। फाइनल सब जोड़ने के बाद
23,100। ठीक, उसके बाद बोला यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। यूनिट कॉस्ट मतलब वही तो अभी हमने निकाला। यूनिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? पर यूनिट की कॉस्ट अभी तो निकाले 20 रुपये। अच्छा एक सेकेंड, इशू टू प्रोडक्शन, हाँ 600 बिल्कुल, जितना आपने इशू किया। एक एक चीज़ को बस देखना है, सब चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस आपको देखना आना चाहिए। बोला टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, हमने कितना इशू किया है तो यहाँ दिया हुआ है 600, और टोटल बोला है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 20 से, 12,000 हो गया। ठीक है, फिर बोला टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इन हैंड। मटेरियल हैंड मतलब बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक की बात करें, जो आपके हाथ में मटेरियल बचा है, कितना मटेरियल बचा है वो बताओ, मल्टीप्लाई तो 20 से ही होगा। 400, हाँ परफेक्ट, 400 kg आपके हाथ में बचा है। बताओ कैसे आया, कौन बताएगा? नेहा। मटेरियल इन हैंड हमको देखना है, मेरे हाथ में फाइनल पूरा लॉस हो गया, इशू में भी कर दिया, उसके बाद फाइनली आपके पास बैलेंस कितना बचा? 400 लोगों ने बोला है, सही है, वो कैसे आया? सोचो। हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट करना। हमने मंगाया कितना था सबसे पहले स्टार्टिंग में? एकदम स्टार्टिंग में कितना केजी हमने मंगाया था? 1200। ये टोटल केजी की अगर बात की जाए, क्वांटिटी 1200 केजी हमने मंगाया था। अब उसमें से लॉस कितना कितना होते गया? लॉस को देखो सर, दो अलग अलग लॉस है। बाकी लोग करते जाएं, फटाफट आगे खत्म करते जाओ। टोटल कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस बोला 140 × 20 कर दो, खत्म खत्म, क्वेश्चन पूरा खत्म। मंगाए कितना थे? 1200 kg मंगाए थे, इससे पहले बताया। तो जो जो लॉस है उसको माइनस कर देंगे। देखो वाली लॉस बोला है, नॉर्मल लॉस बोला है 5%, तो 5% किसका निकालोगे? 1200 पे निकालोगे, हो गया 60 kg। 1200 लिखा मैंने, उतना मंगाए थे, उसको 5% 60 kg वो माइनस होगा। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस 140 kg है, वो भी माइनस होगा, लॉस तो हुआ ना। इनको इफेक्टिव देखना है कि हाथ में कितना बचा। अब देखो अगर आपको डाउट आएगा कि सर आप एबनॉर्मल लॉस माइनस क्यों कर रहे हो, हम तो सिर्फ नॉर्मल लॉस माइनस करते हैं ना, तो वो तो कॉस्ट निकालने के लिए। जब को कॉस्ट निकालना होगा, कॉस्टिंग पर्पस के लिए हम सिर्फ नॉर्मल लॉस को माइनस करते हैं ताकि उसकी कॉस्ट बढ़ जाए। बट अभी तो हमको क्या निकालना है? मटेरियल इन हैंड, भाई हाथ में कितना मटेरियल बचा है, उसके लिए आपको एबनॉर्मल भी माइनस करना पड़ेगा। 140 kg दिया हुआ है, वो भी माइनस करोगे। और इशू टू प्रोडक्शन, इशू मतलब क्या होता है? यूज कर लिया, प्रोडक्शन में मैंने दुकान माल यूज कर लिया, तो उसको माइनस कर दो 600, तो फाइनल आंसर आएगा 400, जो कि आपकी मटेरियल हाथ में पड़ा हुआ है क्लोजिंग में। ठीक है, अब नॉर्मल भी माइनस हुआ, यूज वाला भी माइनस हुआ। इशू मतलब आपने उतना यूज कर लिया, तो बचा कितना? 400 बचा। 400 को मल्टीप्लाई कर दोगे 20 से, जो 20 आपका पर यूनिट कॉस्ट आया था सीपीयू से। और वैसे ही आपको कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस बोला है, तो एबनॉर्मल लॉस कितना था? 140 kg, उसको मल्टीप्लाई करके दिखा दो 20 से, बस ये करना है। भले ये सीएमए का क्वेश्चन उनकी मॉड्यूल में दिया हुआ है। अच्छा, इतना डिटेल में ये सब नहीं पूछा ना, उसमें आप जैसे आपके में 5 पॉइंट पूछे, उसमें सिर्फ पहले का 2 पूछा। तो आया कहाँ से? अच्छा, स्कैनर वाले ने खुद से दिया है। देखो प्रैक्टिस बोला है ना, मतलब ये आपका इंस्टीट्यूट का कहीं पर भी नहीं था, ना एग्जाम में आया, ना एमटीपी आरटीपी में, ये स्कैनर वाले ने खुद से डाला है। प्रैक्टिस जहाँ पे दिखा ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब स्कैनर वाले ने बनाया, किसी इंस्टीट्यूट ने नहीं बनाया। तो आने को तो कुछ भी आ सकता है ना। अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा था। हाँ ठीक है, क्लियर है। आगे आए, लास्ट छोटा सा क्वेश्चन है, वो तो कैलकुलेटर में हो जाएगा, वैसे ही कर दो। ये लो, और शायद ऐसा वाला मॉड्यूल में भी था। ये कैलकुलेटर में ही कर लो, बात खत्म कर लो ऐसे।
हाँ हो गया 4.25। कुछ नहीं करना, बस जीएसटी को हटा देना इग्नोर करके, बाकी तो नॉर्मल है। जीएसटी क्यों हटाएंगे? क्योंकि नोट में दिया हुआ है कि भाई डॉक्यूमेंट सब्सटेनिंग पेमेंट ऑफ जीएसटी इज एनक्लोज्ड फॉर क्लेमिंग आईटीसी, मतलब आपने रिटर्न भर दिया है और कैश डिस्काउंट बोला वो तो इग्नोर किया जाता है, ठीक है। गिवन फॉर पेमेंट, हाँ मतलब पेमेंट करने में मिलेगा, मतलब वो कैश डिस्काउंट है। तो बस ये जो टेबल आपको दिया हुआ है उसमें से जीएसटी को गायब कर देंगे, ये गायब हो गया, 850 आया, 850 डिवाइड बाय 200, बात खत्म। 4.25। चलो इस टॉपिक का इतना ही था, मटेरियल रिसिप्ट वाला, है ना। अगला आ गया पीडीएफ इन्वेंटरी कंट्रोल। अभी और लेट आओ। हाँ ठीक है। पुराना वाला भी 2013 से है ना। अच्छा वो हाँ, और चलो इस टॉपिक का नहीं है। मतलब अभी जो टॉपिक खत्म की हुआ ना, ये वाला नहीं होगा आपका। इन्वेंटरी कंट्रोल 1998 से चालू है क्वेश्चन। हाँ आया है वो तो बार आया है, बहुत बार। मतलब कभी मटेरियल दिया होगा, कभी पोजीशन दिया होगा। इन्वेंटरी कंट्रोल ही तो सबसे ज़्यादा पूछता है। हाँ तो बाकी नहीं दिया, मतलब उसको पॉइंट दे दिया है, बिल्कुल। एक से मतलब नहीं है इसको। चलो उम्मीद करता हूँ इन्वेंटरी कंट्रोल तो नहीं भूले होगे। बताओ आरती, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला। कंजम्पशन, ठीक है। पलाश, क्वांटिटी क्या होती है?
रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो उसी को मान लोगे, अगर नहीं दिया होगा तो रीऑर्डर क्वांटिटी की बात हो गई है। अगर क्वांटिटी आपको नहीं दिया कितना ऑर्डर करना है तो क्या करोगे? बताओ। EOQ निकालोगे। EOQ का फॉर्मूला? हाँ चलो फिर बताओ। ए मतलब ऑफ, ठीक है। ओ मतलब हाँ। सी मतलब बहुत अच्छा बात कर रहा हूँ, नहीं। और एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ मन में, पूरा पूरा बताओ। आगे पर है ना, अगर रुपीस में दिया है तो हमको वही तो चाहिए, रुपीस में दिया हुआ तो ठीक है, बट अगर परसेंट में दे दिया तो हाँ, तो EOQ निकल जाएगा। EOQ को ROQ की जगह प्लेस कर दोगे जब नहीं देगा तो, ठीक है। फिर दूसरा होता है रीऑर्डर लेवल। हाँ हर्षा, बिना देखे कॉपी बंद करो सब लोग। रीऑर्डर लेवल मतलब ये किसका जवाब देता है? व्हेन टू ऑर्डर। भाई आपके मन में डाउट आएगा कब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए? जब रीऑर्डर लेवल तक पहुंच जाओ। ये वो लेवल है, इतना कम में आ गए बस, अब ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि नया ऑर्डर आने में समय लगता है। फॉर्मूला कंजम्पशन, ठीक है। रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, और बाकी आगे मिनिमम वगैरह दिया होता है। दूसरा फिर आयुषी, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला। ठीक है, तो साथ में मैक्सिमम स्टॉक लेवल का दूसरा फॉर्मूला भी बता दो। एक और फॉर्मूला था इसका छोटा सा, जिसमें सेफ्टी स्टॉक दिया होता है क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, इसके अलावा अभी बताओ फिर रीऑर्डर लेवल का दूसरा फॉर्मूला। एक तो मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम होता है, रीऑर्डर लेवल का ही भी एक और फॉर्मूला है। ठीक है, गुड आयुषी। बाल भी वैसे ही आयुषी जैसे, ठीक है, वो आप लोग देख लो। ठीक है, उसके बाद चलो भावेश, एवरेज स्टॉक लेवल बताओ। हाँ माइनस, एवरेज के लिए तो ऐड करते हैं ना, ठीक है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ एक और फॉर्मूला दूसरा। चलो भगत, हाँ आइए बताओ। नहीं दिया होगा तो EOQ, वही वाला लॉजिक, ठीक है। हाँ, इसके अलावा अपना लास्ट, चलो मुस्कान, डेंजर स्टॉक लेवल। इमरजेंसी लीड टाइम क्वेश्चन में हमको दिया होता है, ठीक है। ये सब हमको करना होता है बस। चलो चालू हो जाओ। हाँ हाँ आप बनाओगे। चलो 5.1 है, तो गणित के हिसाब से 1998 का क्वेश्चन है। मैं भी पैदा नहीं हुआ था। बना पुराना वाला है, हर चैप्टर का मैं दूंगा, मेरे पास पुराना वाला है ना, तो लेटेस्ट तो उससे भी करना ही है, सबसे करना है, नया भी सब करेंगे। अच्छा क्या 19 नहीं 2001 नहीं, आपसे तो मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, आप 7th क्लास में ना। हाँ बनाना है, एप्पल भी है, ऑरेंज भी है, सब करो, कर दिया हूँ, क्योंकि आपका नेट बंद हो गया।
फिर रिविजन करते रहो घर पे, पूरा भूल चुके हो। संडे को छुट्टी दिया तो एक दिन तो भूल गए सब। हाँ 25-26 को हम लोग बाहर थे। नीचे नहीं जाना आंसर में, इसमें तो मत जाओ, यू क्यों निकालना है। नीचे अच्छी बात, ये बात। यो क्यों आया? सोचो, एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कितना होगा? चलो ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन ये रहेगा 24,000 या फिर 5200। ये दो ऑप्शन है ए का, मतलब एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल क्या होना चाहिए, 24,000 होगा या 5,200 होगा। सवाल है 5,200 आया कहाँ से? हाँ, ये जो नॉर्मल यूसेज दिया हुआ है 100 ट्यूब्स पर वीक दिया हुआ है, उसको 52 से किए, या फिर मंथली बोला है तो इसको इंटू 12 किए। तो दोनों में से कौन सा सही है? क्यों? हाँ तो ठीक है ना, ये भी तो ऑन एन एवरेज, ये भी तो एवरेज है ना भाई। डिमांड है और ये नॉर्मल यूसेज। हाँ, मार्केट में डिमांड किस चीज़ की होती है? तो आप फिनिश गुड्स वाले चैप्टर पढ़ रहे हो क्या? कौन सा चैप्टर है? मटेरियल को क्या किया जाता है? यूसेज यानी कंजम्पशन किया जाता है। आपको हमेशा यूसेज की तरफ जाना है, भले वो दे दे पर मंथ कुछ भी दे दे, भाई वो मार्केट की डिमांड है। मार्केट में आप की कस्टमर की डिमांड होती है, मटेरियल की थोड़ी होती है कि हमें प्लास्टिक दे दो या लोहा दे दो, ऐसा थोड़ी होता है। मार्केट में डिमांड होती है फिनिश गुड्स की, ठीक है, मंथली है, साल का 24,000 है, पर वो मार्केट में डिमांड है आपकी उतने गुड्स की। बट हम यूज़ कितना करते हैं? आपको तो ए चाहिए, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, कंजम्पशन होता है यूसेज, यूसेज और कंजम्पशन बोथ आर सेम। तो 100 ट्यूब्स दिया हुआ है, पर वीक दिया हुआ है, तो 5200 आपका ए होगा। तो जब फॉर्मूला में पुट करोगे 2 तो 2 होता है, इंटू 5200, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 100, और कैरिंग कॉस्ट कितना होगा? हाँ तो वो भी 100 ही हो जाएगा। 500 का 20%, 20% बोला है, किसका निकालोगे? परचेस कॉस्ट का। 500 रुपये का 20%, अगेन 100 हो गया। स्क्वायर रूट करोगे तो आएगा 101 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 102 लोगे ऑब्वियसली। ट्यूब्स बाजू में लिखना मत भूलना, उसका भी मार्क्स जाएगा नहीं। भाई 102 क्या है? ट्यूब्स है। ये आपका आगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और खत्म नहीं हुआ है पहला पॉइंट, आगे बोलता है इफ द सप्लायर इज विलिंग, सप्लायर मतलब जिस लाला से आप माल परचेस कर रहे हो ना, उसकी इच्छा है, ही इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 1500 यूनिट्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग? वो बोलते हैं आप हर क्वार्टर में मंगाओ, हर 3-3 महीने में 1500 मंगाओ, ठीक है, साल भर में कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। पहला दिमाग यहाँ पे लगाओ कि इतने की तो हमको नीड ही नहीं है,
हमारा ए कितना था? 5200 देखो आराम से आपको कॉस्टिंग में ऐसा दिमाग लगाना है भाई। हमारा ए है 5200, साल भर में हमको 5200 की ही जरूरत है। अब सामने से बंदा क्या बोलता है, मैं आपको क्वार्टरली सप्लाई करना चाहूँगा। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में, हर 3 महीने में 1500 मंगाओ, ऐसा वो सामने से ऑफर देगा। तो ठीक है, डिस्काउंट गया तेल लेने, कॉस्ट गया तेल लेने, पहले तो ये सोचो उतनी की नीड है कि नहीं। जो बंदा बोल रहा है 1500 मंगाओ हर क्वार्टर में, मतलब 3 महीने के क्वार्टर, मतलब ऐसे टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर इंटू 4 करूँ 6000, पहले ही मैं मना कर दूंगा। अगर मैं डिस्काउंट को ना देखूँ और कॉस्ट को ना देखूँ, पहले ही मना कर दूंगा, मेरे को इतनी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर तुमको क्वार्टरली देना भी है तो क्वांटिटी को कम कर, 1500 में नहीं मंगाऊंगा एक बार में। 1500 आप क्वार्टर मंगाओगे तो 6000 आ जाएगा, 800 ज़्यादा आ जाएगा, जितने की नीड नहीं। मतलब आप मैक्सिमम स्टॉक लेवल से भी ज़्यादा मंगा लोगे, और मैक्सिमम स्टॉक लेवल का ज़्यादा मंगाने का नुकसान आप लोग जानते हो। प्रोडक्शन माल पड़े पड़े ख़राब हो जाएगा, उतनी डिमांड है नहीं। स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा, माल एक्सपायर हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पर ठीक है, हम IOQ फिर भी हम 1500 लेके चलेंगे। डिस्काउंट आपको दिया हुआ है 5%, इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग? तो क्या बनाना पड़ेगा इसके लिए? वो टेबल बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट शोइंग टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, जिसमें सबसे पहले आता है टोटल परचेज प्राइस, फिर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर टोटल कैरिंग कॉस्ट। बनाओ। EOQ 102 है, IOQ 1500 है। ठीक है, तो बनाए कॉलम, पर्टिकुलर्स, फिर EOQ और IOQ। EOQ 102 है, IOQ 1500 है। तो ये एक्स्ट्रा दिमाग भी आप लोग को लगाना है। डिस्काउंट और चलो ये सब तो आपको निकालना पड़ेगा, बट मैं तो पहले ही मना कर दूंगा ना, प्रैक्टिकल जिंदगी में पहले ही मना कर दूंगा भाई, मेरे को 1500 के हिसाब से 6000 हो जाएगा। 6000 की जरूरत नहीं है मेरे को, साल में नहीं मंगाऊंगा 1500। बाकी देख लेते हैं खर्चा भी निकाल के। तो सबसे पहला टोटल परचेज प्राइस, ये कैसे आएगा? A इंटू परचेज प्राइस। ए तो दोनों में सेम होता है ना। 102 और 1500 क्या है? एक बार मंगाने का, या तो आप एक बार 102 मंगाओगे या तो एक बार में 1500 मंगाओगे, बट साल भर का जो कोटा है वो तो उतना ही रहेगा ना, 5200। और यहाँ पे भी हमको तो 52 चाहिए ना, वो 6000 देना चाहेगा साल का, हम नहीं लेंगे, हमको 5200 ही चाहिए। हाँ, परचेज प्राइस आपको दिया हुआ था 500, तो बताओ 500 को मैं कहाँ कौन से में लूंगा? 500 का परचेज प्राइस इसमें लूंगा, और EOQ में सेम तो नहीं होगा ना, डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट ऑफ 5% है, तो एक जगह 500 होगा जहाँ पे डिस्काउंट नहीं होगा, 5% का डिस्काउंट माइनस करोगे तो 475। तो ये कहाँ, कौन से कॉलम में क्या होगा? साथ के साथ ऑर्डर कर रहे हैं, वापस 470। बिल्कुल, हमने देखा ना भाई, वो सामने से बता रहा है कि सप्लायर जब 1500 यूनिट्स देगा एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब जब आप 1500 मंगाओगे, ज़्यादा क्वांटिटी मंगाओगे तभी तो डिस्काउंट मिलेगा ना, तब 475 होगा। और EOQ 102 मंगा रहे हो, सिर्फ 102 बस, तो आपको उतना ही लगेगा प्राइस, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये हमने बहुत बार देखा है पहले। EOQ में कभी डिस्काउंट नहीं मिलता और IOQ में हमेशा डिस्काउंट मिलता है। क्वेश्चन बताएगा तो क्वेश्चन दिया है 5%, तो वो मतलब IOQ में ही माइनस करोगे ना उसको। तो 5200 इंटू 500, 26 लाख इसका हो गया, और 475 से करोगे तो 24,70,000। ठीक है, परचेज कॉस्ट तो IOQ का कम है क्योंकि डिस्काउंट है, एक्सेप्शन वाली चीज़ है ना, डिस्काउंट हो गया तो IOQ में कम, बट अभी नहीं, अभी और खर्चे बाकी हैं। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, हम टोटल में फाइनल देखेंगे बाद में। हाँ, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बताओ पलाश। अच्छा, जो O दिया होता है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट ही तो होता है, तो उसी को लिख दूं क्या? क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि पहले कारण ये बोलो, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट होता तो है बट पर ऑर्डर होता है हमेशा। हर क्वेश्चन में ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होता है हमेशा पर ऑर्डर दिया होता है, हमेशा, चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो। तो देख, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है 100 रुपये पर ऑर्डर, तो जितने नंबर ऑफ ऑर्डर आप मंगाओगे उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे आएगा?
ए अपॉन क्यू लिख दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे दो क्यू है ना, दो अलग अलग क्यू है, तो ईओ क्यू आगे क्यू लिखने से बेटर है खाली क्यू लिखो। ठीक है, तो अपने पास यही तो है फॉर्मूला। मैं वैल्यू पुट करता हूँ 5200 अपॉन 102 इंटू 100, ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 था, और यहाँ पे 5200 अपॉन 1500 इंटू 100। ठीक, तो अगर मैं EOQ मंगा रहा हूँ, यानी एक बार मैं 102 मंगा रहा हूँ, मेरे को अभी इसका फाइनल आंसर मत बताओ मल्टीप्लाई करके, मेरे को सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्डर बताओ। मतलब जो A अपन Q करोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर आता है ना, कितना आप नंबर ऑफ ऑर्डर दोगे बताओ। 51 होगा अगर होगा तो। अच्छा 51 आप लोग बोल रहे हो, अगर ये 50.01 आता, 51 हर्ष बोल रहे हैं अभी भी 51, क्यों ऐसा? क्योंकि हाफ क्वांटिटी थोड़ा नहीं मंगाने में हम मंगाना पड़ेगा। एकदम परफेक्ट, एकदम ज़्यादा परफेक्ट। एक बात को समझो, मान लो मेरा 4 ऑर्डर है, मतलब 1 2 3 4, एक बार सबका ध्यान सामने क्वेश्चन से हट के एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ ऑर्डर को आपको हमेशा अपर राउंड ऑफ करना है। अगर वो 50.01 भी आ गया तो भी उसको 51 लेना है, मतलब हमेशा अपर राउंड ऑफ करना है। ऐसा क्यों? देखो सामने लॉजिक। और क्या नंबर लें? $400 हुआ, एक और ले लेते हैं 550। ठीक है, चलो इधर देखेंगे सामने, मेरा A है 550। ठीक है, एक बार हट के मैं अपने से बता रहा हूँ क्वेश्चन एग्जांपल। एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल है 550। ठीक है, और क्वांटिटी आपको सामने दिख रही होगी 100 kg है, मतलब हर ऑर्डर में जो क्वांटिटी में मंगा रहा हूँ 100 kg मंगा रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आएगा देखो जरा। फॉर्मूले के हिसाब से 550 डिवाइड बाय 100 तो आया 5.5। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो, 5.5 बार ऑर्डर कैसे कर सकते हो? एक बात पहले तो ये कॉमन सेंस लगना चाहिए कि जैसे आप अमेजोन में ऑर्डर कर रहे हो या अपने सप्लायर को कॉल करके ऑर्डर कर रहे हो, ऑर्डर प्लेस करना है ना, तो कॉल तो पूरा जाएगा। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी तो पूरा लगेगा, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसी होती है? पर ऑर्डर के हिसाब से होती है। तो 5.5 बार ऑर्डर कैसे कर सकते हो? पहले तो इम्पॉसिबल। 5.5 गाड़ी कैसे आएगी? गाड़ी पूरी 6 बार आएगी, तो देखो आपको 550 चाहिए ना, 550 kg चाहिए, तो 1 से लेके 5 तक आप 100 मंगाओगे। छठवा ऑर्डर तो आपको प्लेस करना पड़ेगा। अगर मैं पूछूंगा नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा, दैट विल बी योर 6th नंबर ऑफ ऑर्डर। क्वांटिटी आप 50 मंगाना, टोटल 550 उस हिसाब से हो जाएगा, बट ऑर्डर तो आपको छठवा वाला प्लेस करना पड़ेगा ना। जो लाने तक का खर्चा, डीजल कॉस्ट उतना ही लगेगा, बीच में टोल नाका आएगा वो उतना ही लगेगा। समझ आ गया क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब क्या होता है? हैंडलिंग कॉस्ट, इधर से उधर लेके आना, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा लगेगा, ड्राइवर भी उतना ही पैसा लेगा भाई। जो ड्राइवर तो गाड़ी के हिसाब से लेगा ना, इतना गाड़ी इतना डिस्टेंस जाएगा, और डिस्टेंस के हिसाब से पैसे लेते हैं, डीजल भी उतना ही लगेगा। मतलब एक चीज़ आपको यहाँ पे ये समझ आई कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज ऑलवेज फिक्स्ड। ये चीज़ ध्यान से समझना, पर ऑर्डर तो फिक्स रहेगा ना, 100 रुपये आपको लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे इस हिसाब से भले नंबर ऑफ ऑर्डर 5.5 आया, तो अब एक बात देखो ना, अगर मैं इसमें फॉर्मूले में पूरा पुट करूँ A/Q × O, अगर मैं इस फॉर्मूले को पूरा एक साथ सॉल्व करूँ तो 550 आ जाएगा। मान लो आपका वही है, ऑर्डरिंग कॉस्ट मान लो 100 ही है, 550 आ जाएगा, जो कि गलत है। आपको क्या करना है, पहले A/Q करने के बाद ब्रेक लेना है, सीधा इंटू O मत कर देना। A/Q करने के बाद ब्रेक लेना। अरे पॉइंट में आ गए, 5.5 आ गए, भले 5.1 भी आ जाए, आप क्या लोगे उसको? 6 लोगे, है ना। 5.5 का मतलब क्या है कि 5 बार तक तो आप ऑर्डर मंगाओगे ही, ऐसे 5 बार तक तो पूरा मंगाओगे, छठवें ऑर्डर में 10 मंगा लोगे। 1.1 मतलब हो गया ना, 10 हो गया। ठीक है, मतलब ऑर्डर तो जाएगा ना पूरा, गाड़ी तो पूरी आएगी। ऐसा थोड़ी गाड़ी भी 0.1 आती है क्या? गाड़ी तो पूरी आएगी, ड्राइवर भी पूरा आएगा, पैसा भी पूरा लगेगा। तो हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ ऑर्डर को पहले ब्रेक लेके, अभी तक ऐसा नहीं आया था ना, अभी आ गया तो बता दिया। तो जब भी नंबर ऑफ ऑर्डर पॉइंट, अगला वाला भी देखो पॉइंट में आएगा जो IOQ वाला है, तो उसमें भी अपर राउंड ऑफ करना। तो पहले अगर इसको किया जाए तो ये तो 51 हुआ, 51 100 हो जाएगा। ठीक है, अगले में 52/15
ब्रेक लेना 3.46 आया है, क्या लोगे? 4 लोगे। 3 ऑर्डर तक तो पूरा आएगा, चौथे ऑर्डर में 0.46 वाला क्वांटिटी मंगा लोगे, बट ऑर्डर तो पूरा चौथा वाला पूरा जाएगा। तो 4 इंटू उसको 4 मानोगे और 100 से मल्टीप्लाई करके 400 दिखाएंगे हम वही और लिखेंगे 400। ये चीज़ समझ आई? दिखाने का अलग, फाइनल अलग। दिखाने को हम दिखाएंगे, यहाँ पर सॉल्व पूरा नहीं करेंगे, हम देख लेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर जब भी पॉइंट में आएगा अपर राउंड ऑफ करने के बाद। नंबर ऑफ ऑर्डर कैन नेवर बी इन डेसिमल, ठीक है? समझ आया ये वाला? आगे टोटल कैरिंग कॉस्ट, हाँ फॉर्मूला क्या है इसका? Q/2 इंटू सी। तो Q है यहाँ पे आपका 102/2 और यहाँ पे 5200/2। हाँ, क्वेश्चन में C कितना बोला था? 20% हम किसका निकालते हैं हमेशा? हाँ 15, ओके। Q आपका 1500। हाँ, और कैरिंग कॉस्ट बोला है 20%। 20% हम लोग किसका निकालते हैं हमेशा लॉजिकली? परचेस प्राइस का निकालते हैं। तो भाई परचेस प्राइस यहाँ पे कितना है बताओ? ईओक्यू वाले में परचेस प्राइस कितना है? 500 है, उसका 20% 100, ठीक है। और आरओक्यू में आपका परचेस प्राइस कितना है? हाँ, इसको ध्यान देना, सेम मत लिख देना। यहाँ पे कई लोग की गलती करते हैं, यहाँ पे भी बाजू में 100 लिख देते हैं। नहीं, परचेस प्राइस चेंज हो गया ना, तो उसका 20% चेंज हो जाएगा, 95 हो जाएगा। 475 का 20%, 95, ठीक। और देख लो ईओक्यू में अभी भी वही लॉजिक फॉलो हो गया। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट सेम है, 5100 है। और ये हो जाएगा इंटू इसका 750, कितना ज़्यादा आ गया, ठीक। बस टोटल करो, बता दो। इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग? फुल फॉर्म में लिखना, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट 400 और 2470, 2541। आप 102 मंगा रहे हो, कैरिंग कॉस्ट में बोल रहे हो ना। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली स्टोरेज कॉस्ट। आप यहाँ पे 102 यूनिट्स को स्टोर कर रहे हो और यहाँ पे 1500 को स्टोर कर रहे हो। 102 और 1500 में लगभग बोल सकता हूँ 15 गुने का ही गैप है, लगभग 14 पॉइंट समथिंग होगा अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो। हाँ, और इसको किया जाए 26 लाख में जोड़ोगे, अच्छा कम आ रहा है, आरओक्यू में ही कम आ रहा है, तो ठीक है। ये ऐसे इट इज वर्थ एक्सेप्टिंग, मतलब ये एक्सेप्शन वाली बात हो गई, डिस्काउंट था ना इसलिए एक्सेप्शन वाली बात फॉलो हुई। लॉ आपका टूट गया। लॉ ये बोलते हैं कि ईओक्यू में खर्चा कम आएगा व्हेन देयर इज नो डिस्काउंट, और एक्सेप्शन हो गया ना, अभी डिस्काउंट है तो आरओक्यू में कम आ गया। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा वैसे ही लिखोगे। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लगा है? लगा है इज इट वर्थ एक्सेप्टिंग। तो चालू कैसे करोगे? यस से चालू करना, हमेशा जैसा पूछ रहे वैसा आपको बताना है, यस या नो से चालू करना। तो लिखना यस द ऑफर इज वर्थ एक्सेप्टिंग बिकॉज टीआईसी को क्या लिखना, टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट इज ऑफ आरओक्यू इज लेस देन दैट ऑफ ईओक्यू। सेंटेंस लिखना पूरा अच्छे से। तो आपको 5 मार्क्स दिया, ईओक्यू निकाले उसका कॉस्ट कंपेयर किए तो 5 मार्क्स दिया, ठीक है। उसके बाद भी चालू हो जाओ, खत्म करो इसको। मैक्सिमम स्टॉक, मिनिमम स्टॉक और रीऑर्डर लेवल आपको निकालना है। हाँ, देखना पड़ेगा, याद नहीं रहता। हाँ, मैं 161 पे कुछ लिया था। हाँ, जाएगा। ले सकते हो, कम कम क्वांटिटी लो, ज़्यादा मत लेना। ज़्यादा लोगे ना वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो फिर गिर जाएगा। हाँ, तो वही इसलिए बता रहा हूँ, कम कम क्वांटिटी लो, 2-3 करके लो, ज़्यादा मत लो। बात वही है ना, लोग ज़्यादा खरीदते हैं तो बढ़ता है प्राइस। अब बेचना चालू करेंगे लोग, ऑल टाइम हाई है तो बेचना चालू करेंगे। लेने को ले सकते हो, कम कम लेना।
देखो सेकंड पॉइंट में आपको बोले मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालने, और मजबूरी में आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा, फोर्थ पॉइंट सॉल्व करना पड़ेगा, रीऑर्डर लेवल, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक में तो वही यूज होगा ना, मैक्सिमम स्टॉक के फॉर्मूले में ही वो यूज होगा। फॉर्मूला आप लोग जानते हो, ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, है ना। तो ROQ तो चलो वही लोगे आप 1500 ROQ है, हमको मालूम है। तो रीऑर्डर लेवल दिया नहीं है, वो चौथे पॉइंट में निकालने बोला है, तो मजबूर में आपको चौथा पहले करना पड़ेगा, तभी मैक्सिमम और मिनिमम में भी ROL ही यूज होता है, सबसे पहला तो वही आता है। तो बताएं कितना आएगा आप लोग का रीऑर्डर लेवल, कितना आएगा 1600 आएगा, ठीक है। मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, तो मैक्सिमम कंजम्पशन यानी कि यूसेज के नाम से दिया हुआ है 200, और मैक्सिमम लीड टाइम होगा 8 वीक्स, तो 200 इंटू 8 1600, ठीक है। फिर आप मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकाल लो, ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन 50 इंटू मिनिमम लीड टाइम 6, 1500 1600 प्लस किए माइनस कर दोगे 300, सर ROQ कैसे आया था 1500? दिया हुआ है ROQ तो दिया हुआ है 1500 जो हमने टेबल में इसी ROQ यही तो है ना, EOQ 102 है, बट EOQ कब लेते हैं जब ROQ नहीं दिया होता है, बट ये तो दिया हुआ है 1500, क्या 102 लिया है, मतलब EOQ नहीं लेंगे 1500 है ना। और क्योंकि देखो अगर मैं ये भी लॉजिक बताऊं का, फाइनल डिसीजन भी तो यही हुआ ना कि भाई हम तो 1500 मंगाएंगे, फाइनल डिसीजन भी तो हमारा यही है कि हम ROQ ही मंगाएंगे, ऐसा नहीं है कि ROQ चलो दिया है पर हम तो EOQ मंगाएंगे क्योंकि खर्चा उसमें कम है, बट नहीं, खर्चा तो यहाँ ROQ में कम है ना, तो हम 1500 ही लेंगे, ठीक। और हाँ उस हिसाब से ही आपका 2800 आएगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। उसके बाद मिनिमम के लिए ROL में से माइनस क्या करोगे, एवरेज इंटू एवरेज, तो एवरेज कंजम्पशन 100, एवरेज लीड टाइम 7, 1600 में 700 गया, 900 आपका आंसर बचा। हाँ 1600 तो ROL है, 1500 हाँ। तो सेकंड पार्ट है उसमें वो बोल रहा है ना, एक और बी पार्ट है ना, तो मीटिंग मार है पूरा तो फोटो तो EOQ बन जाएगी, तो बी पार्ट उसमें हो जाएगा। तो ठीक है, आप सेकंड पॉइंट के लिए ROL भी अलग निकालना, जो फोर्थ पॉइंट में ROL निकाले हो ना उसको सेकंड पॉइंट में पुट मत करना। हाँ तो जैसे आपने लॉजिक बोला कि सेकंड पार्ट अलग है तो हम अलग लेंगे, तो ये भी तो फोर्थ अलग ही है ना। अरे वो एक बोल रहा है ना कंडीशन को कर रहा है, क्या बोलेगा, कंडीशन है वो तो एक अगर ऐसा हो तो ऐसा मतलब कि ऐसा होगा ही। कैसा, अरे डिस्काउंट मिलेगा एक बोले ना बोल रहे हैं, वो कंफर्मेशन नहीं दे रहा है ना, तो बोले अगर डिस्काउंट मिलेगा तो आप उसको ऑफ करेंगे। वो कहना चाह रहे हैं करेंगे कि नहीं, ऑफ करेंगे कि नहीं बताओ, फाइनल आंसर क्या हुआ। कर रहे हैं हाँ मगर वो EOQ को भी यूज कर रहे हैं ना, ROQ को नहीं जाएंगे। सर वो बोल रहे हैं वो जो कंडीशन है वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 पूरे क्वेश्चन के हिसाब से बना है। नहीं करो नहीं बोला है, नहीं, और अरे करो तो नहीं बोला है। करना है ना, हम इसलिए तो क्वेश्चन में आपको 1 से आपसे पूछा ना, 1 आपको ठीक है आयुषी को 1 में हमको बोला नहीं है कि हमको कौन सा मंगाना है, इसलिए तो आपको निकालने बोले, इसलिए तो आपको 5 मार्क्स मिला कि हम बताएंगे कि कौन सा हमको ऑर्डर करना चाहिए, या तो 102 या तो 1500। फाइनल आंसर हमारा 1500 हुआ, पहला कारण। और दूसरा कारण मैक्सिमम के फॉर्मूले में ROQ आता है, मैक्सिमम स्टॉक का जो फॉर्मूला है उसी में ROQ आता है, EOQ का थोड़ी आता है, EOQ तो सेकेंडरी ऑप्शन है, इन केस नहीं दिया होता है तो EOQ पुट किया जाता है। मतलब ये 2 कारण हुआ आपका कि सबसे पहला तो भाई फॉर्मूले में ही ROQ है ना, EOQ थोड़ी ना है, और दूसरा कारण कि जो हमने ये कॉस्ट निकाला 102 का कॉस्ट निकाला, 1500 का कॉस्ट निकाला, तो फाइनल हमने कौन सा सिलेक्ट किया, ROQ को सिलेक्ट किया 1500, क्योंकि उसमें कॉस्ट कम है। 2 कारण, ठीक है।
क्या नहीं लगा? अच्छा फॉर्मूला बताओ ना, मैक्सिमम स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? EOQ प्लस आगे वाले क्या? IOQ प्लस आगे वाले तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड ना, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि हमको वही हाँ तो भी 1500 लेंगे। मतलब फर्स्ट हटा दूं तो ये भी नहीं पता है ना आपको, मतलब 1500 पता रहेगा कि नहीं पता रहेगा? हाँ, तब 102 लोगे 100%। IOQ नहीं दिया होता तो अपन EOQ में शिफ्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया भी है, प्लस आपका डिसीजन भी यही हुआ कि हम तो IOQ मंगाएंगे भाई, तो उसमें खर्चा कम लगा है, ठीक। तो निकल गया सर मिनिमम 900। छुट्टी में बोला थोड़ी, अभी बोलूंगा बोला थोड़ी। हाँ ठीक है ठीक है, टाइम पे आना कल से तो अच्छे से करेंगे। हम लोग 7 बजे से बैठे थे।